आइए अब आप यहां देखिए, भारतीय जनता पार्टी 33 पर आकर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। 3 सीटें जीत चुकी है और ये अभी बाकी रुझान सामने है। कांग्रेस की बात करें, 103 के आंकड़े पर कांग्रेस अभी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 15 सीटें उसमें से कांग्रेस जीत चुकी है या नतीजे उसके हक में सामने आ चुके हैं। जेडीएस 2 सीट जीत चुकी है और 38 पर आगे है। तो आप ये सारे नतीजे देखिए, केजेपी 12 सीटों पर आगे है और अन्य के खाते में 14 सीटें हैं, जिसमें से 3 अन्य सीटें जीत चुकी हैं, यानी कि ये डिक्लेयर्ड सीट्स हैं जो सामने हैं। तो अभी ये स्थिति साफ होती दिखाई दे रही है और जैसे ही ये आंकड़ा और ज्यादा स्पष्ट होगा, रुझान की जो स्थिति अभी हमने आपके सामने पेश की थी, जैसे ही आप उसे सामने देखेंगे तो अब ऐसा स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है कि कांग्रेस के लिए सरकार बना पाना बहुत मुश्किल नहीं है। अब ऐसे में आगे क्या है, जो वोट शेयर है, आइए जरा वो देखते हैं और मैप के जरिए आपको दिखाएं कि कांग्रेस ने कहां कैसे कैसे बढ़त हासिल की है। तो जो रुझान और यह है पूरा सामना आंकड़ा, आइए हम जरा इधर से थोड़ा दिखाएं। तो आप ये देखिए, हरा रंग जो कि कांग्रेस का हमने यहां पर रंग रखा है, पूरे राज्य में कहीं भी कोई ऐसा कोना नहीं है जहां हरा आपको दिखाई नहीं देता है और यह प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस ने चौतरफा जीत हासिल की है पूरे राज्य में। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में खास करके ये उत्तरी कर्नाटक का जो क्षेत्र है, इसमें काफी बढ़त हासिल की थी येदियुरप्पा के खासकर बढ़त होने की वजह से और लिंगायत वोट की वजह से, जहां पर आज कांग्रेस पूरी तरीके से हावी होती हुई दिखाई दे रही है। और ये वो इलाका है जहां अगर येदियुरप्पा बीजेपी के साथ रहते तो शायद ये तस्वीर नहीं उभरती हुई दिखाई देती कम से कम। और अगर इसका हम उल्टा देखना पसंद करें, जेडीएस उसका जो कोर वोट बैंक है दक्षिण कर्नाटक में वोकलिगा का, वो पूरी तरीके से इंटैक्ट दिखाई दे रहा है और उसी से आप ये आधार लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस की भूमिका अपने आप में काफी अहम होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के तरफ देखने की कोशिश करें तो तटीय इलाके जो पूरे हैं, तटीय इलाके में जहां पर कि काफी ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, उत्तर में भी पूरा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जो कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की सबब बनते हुए दिखाई दिए हैं। और आइए अब इसको अगर हम पूरे पाई चार्ट के हिसाब से आपके सामने पेश करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं लगभग आधे से ज्यादा की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा हिस्सा यहां पर बन रहा है। जेडीएस अब नंबर 2 पार्टी बन चुकी है जो कि दिख रही है इसमें, और ये आप येदियुरप्पा जी की पार्टी बहुत छोटे हिस्से में और अन्य जाहिर सी बात है इसमें 16 सीटों के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह स्थिति बनती हुई दिख रही है और अब इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अब हार मानती हुई दिख रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के तमाम नेता ये मान रहे हैं कि अब उनके पास जीत तो उनके पास आ गई है, लेकिन अब क्या इसे वो संभाल कर रख पाएंगे। और जैसा कि अभी नकवी जी बार बार सुबह से आज लगातार कह रहे हैं कि ये दरअसल कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर कर्नाटक में मिसगवर्नेंस बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है तो केंद्र के लिए अब यूपीए सरकार को यह सोचना होगा कि उनके लिए आगे का रास्ता क्या है। 8 महीने उनके पास हैं और इस 8 महीने में क्या यूपीए सरकार अपनी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। नकवी जी, क्या राय है आपकी? नहीं, राय यही है। राय इसमें है कि क्योंकि वही बात हम करें कि 2 हमारे सामने है पार्टियां, कांग्रेस जिनके पास जो मिस गवर्नेंस और करप्शन का है जी, उसको वो कैसे मिटाते हैं और कैसे अपने बारे में पॉजिटिव हवा बनाते हैं। बीजेपी के सामने लीडरशिप का इशू है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, और जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी बीजेपी के वोटों पे उसका फर्क पड़ेगा काफी। लक्ष्मी जी, अभी सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी कह रहे थे कि बीजेपी सरकार को मिस गवर्नेंस का खामियाजा भुगतना पड़ा। अब साहब, यही आधार और यही तक तो आप पे भी सेंटर पे लागू होगा। आप भी नहीं बच सकते, इसका मतलब अगर बीजेपी कर्नाटक में नहीं बदली, केंद्र में आप भी नहीं बच पाएंगे। सही बात है, यही लेसन तो लर्न करना है कांग्रेस को कि ये क्या वजह रही है कि वो बीजेपी की हार क्यों हुई है कर्नाटक में और उनकी जीत क्यों हुई है। ये क्या ये जो ट्रेंड है, ये एक और तस्वीर दिखा रहे हैं नकवी साहब की आने वाली जो लोकसभा चुनाव है वो ज्यादा फ्रैक्चर्ड होगा इन कंपैरिजन टू 2009। हम ये नहीं कर सकते कोई पार्टी 206 के आसपास पहुंच जाएगी, 180 के आसपास भी पहुंच जाएगी। ज्यादा फ्रैक्चर मैंडेट आएगा 2014 के चुनाव में अगर हम देखें, इस लिहाज से। हाँ, कम से कम कांग्रेस के बारे में ये बात मैं कह सकता हूँ कि अब अगर हम एक हाइपोथेटिकल तस्वीर में कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ती है, ये एक बात, तो
बीजेपी की सीटें अभी की मौजूदा 120 सीटें हैं, शायद 114 के आसपास। 114 जो भी, ये बढ़ करके 170 180 तक जा सकती हैं। इसमें मुझे आपका ये बयान बीजेपी में खुशी की लहर दिला कोई देगा। ज्यादा संदेह नहीं, लेकिन जी नरेंद्र मोदी के बिना जो है अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो ये 120 जो इनका मौजूदा है उसके आसपास ही रहेंगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। इसमें मैं आपकी इस बात में अगर मान लें कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन और इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपका ये सोल्यूशन अगर फिट बैठता हुआ दिखे, तो ऐसे में तो कांग्रेस को एक तरह से तय हो जाएगा कि राहुल गांधी कम से कम 2019 तक कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। जब आप एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों में तुलना करें, देखिए पर्सनालिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती जी। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का पुल क्या है और नरेंद्र मोदी का पुल क्या है। और जो वो पिछले दिनों ओपिनियन पोल भी 2-3 हुए जिनमें नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों ने काफी वो किया। और आपने देखा होगा कि 3 या 4 साल पहले जब ये ओपिनियन पोल होते थे तो राहुल गांधी को भी लोग 30-32% लोग पसंद करते थे, नरेंद्र मोदी को भी 30-32% लोग पसंद करते थे, दोनों बराबर चल रहे थे। अभी ये घट गया, नरेंद्र मोदी 45% के ऊपर हो गए, राहुल गांधी 16-17%। लेकिन नकवी साहब, बीजेपी पर खोने को भी बहुत कुछ है। अगर आप नरेंद्र मोदी को आगे करते हैं, शिवसेना एक तरह से एतराज करिए, जो आपकी सबसे बड़ी 18 साल जेडीयू और कोलिशन के बिना केंद्र सरकार नहीं बना सकती, तो वो आप किसको खोएंगे? बीजेपी के लिए कैश 22 सिचुएशन है कि वो क्या करे और क्या नहीं करे, इसलिए मामला रुका। क्योंकि मान लीजिए अगर जो मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी को लेके आते हैं और मान लीजिए 180 तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनको क्या पार्टनर नहीं मिलेंगे जी, उनको पार्टनर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी नहीं आ सकते, मुलायम सिंह नहीं आ सकते, मायावती नहीं आ सकते। जबकि मुलायम सिंह तो इंडिकेशन दे चुके हैं कि भाई आडवाणी जी के नेतृत्व में अगर लड़ोगे तो हम आ सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर नीतीश कुमार इतने साल तक बीजेपी के साथ रहे और उनके मुस्लिम वोट दूर नहीं गए, तो मुलायम को लगता है कि भाई आडवाणी को प्रधानमंत्र अगर बनते आडवाणी जी को भी तो जिताने का जिम्मा नरेंद्र मोदी का है। हमारे जो है वो आडवाणी जी को भी जिताने का जिम्मा नरेंद्र मोदी का ही है, गांधीनगर से देखा जाए तो। इस वक्त सुभाष अग्रवाल जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। सुभाष जी, स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। बधाई, जाहिर सी बात है जो अभी ट्रेंड्स और नतीजे आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जी नमस्कार, बधाई। आप लगता है कि सरकार बनाने की स्थिति में बन रहे हैं, कम से कम ऐसा प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। तो मुख्यमंत्री कौन होगा, सबसे ज्वलंत सवाल तो यही है। देखिए, ये बात कई दिनों से चल रही है और कई बार मैंने ये जवाब दिया भी है विभिन्न चैनलों में जी। मुख्यमंत्री हमारा विधायक दल तय करेगा और ऑब्जर्वर उसको देख करके हमारे हाई कमांड, जिसको आप लोग बोलते हो जी, सीनियर लीडर्स को इन्फॉर्म करेगा और जो कंसेंसस कैंडिडेट होगा उसको मुख्यमंत्री घोषित करेंगे। तो कंसेंसस, कोई दुविधा या कोई नहीं, दुविधा तो कभी नहीं होती है, लेकिन बस ये होता है कि अंतिम समय पर कोई न कोई पहुंच जाता है, जैसे उत्तराखंड में हुआ। नहीं, इस लिहाज से सिद्धरमैया वहां के मुख्यमंत्री हो जाने चाहिए, क्योंकि सिद्धरमैया ने अपने सबसे ज्यादा लोगों को टिकट दिलवाए हैं। जी, तो अब 2 सवाल आपके सामने है। एक तो जो मेरे सहयोगी रमेश ने आपसे पूछा कि सिद्धरमैया जी को आप लोग को बनवा देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी लोकप्रियता भी काफी है और क्लेमेंट भी है। और दूसरा सवाल ये है कि सेंट्रल लीडरशिप से, आला कमान से हमेशा फरमान जाता है और उसके बाद वो अचानक तमाम विधायकों की चॉइस भी बन जाता है, तो क्या होगा आप लोग के लिए? देखिए, जहां तक आपका प्रश्न है कि सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, लोकप्रिय नेता है, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन विधायकों का मत भी या उनकी इच्छा को भी ध्यान में रखा जाता है जी, और उस हिसाब से एक निर्णय लिया जाता है। सुभाष जी बहुत बचता बचाता जवाब दे रहे हैं आप, करके लिया जाता है। सुभाष जी बहुत बचता बचाता जवाब दे रहे हैं आप, तो जीत की खुशी में एकदम सामने आके फ्रंट फुट पे खेलिए ना। नहीं, हम साफ कहते हैं और जीत में हम बहुत खुश हैं। हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हम किसी और दल का सहयोग नहीं लेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है पूरे राज्य के लिए। जी, सुभाष अग्रवाल सही नेता जो भी विधायक दल चुनेगा। नहीं, आज तक क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। सीएलपी की बैठक में एक लाइन पे प्रस्ताव पारित किया जाता है कि हाईकमान जिसको मुख्यमंत्री बनाएगा, सभी विधायक उसके पीछे एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे। तो आप क्यों कह रहे हैं साहब सीएलपी विधायकों की चॉइस होगी? आप कहिए ना 10 जनपद की चॉइस होगी, जिसकी चॉइस 10 जनपद चुन लेगा वो कर्नाटक में राज करेगा।
ये सच्चाई है सर, एक्सेप्ट। मैंने ये पहले कह दिया है, जो विधायकों का मत लेके नहीं, सच्चाई सुनिए, मत जो विधायक दल के नेता हैं उनका मत लेकर के, उनका विचार लेकर के हाईकमांड को रिपोर्ट किया जाता है। कोई हाईकमांड अपने मन से किसी को घोषित नहीं करता है। चलिए, अच्छा सुभाष जी चलिए, नहीं आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। अब चलिए, आज के जमाने में पर्सनल चॉइस बड़ा मैटर करता है। जिसको देखिए वो कहते हैं ये है माय चॉइस बेबी। तो आप बताइए आपकी क्या चॉइस है? मैं समझा नहीं, मुझे सुना नहीं नहीं सुभाष जी, आपकी चॉइस बोलिएगा। आपकी तो पसंद क्या है? आप बताइए। अगर आज आपको मान लीजिए कि आला कमान से ये निर्देश हो, सुभाष जी आप तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो आप किसे तय करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने दिया, और अगर मुझे ये चुनने का मौका मिलता तो मैं बहुत खुश होता। मुझे लेकिन अभी भी खुशी है कि जो भी मुख्यमंत्री चुना जाएगा वो एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री चुना जाएगा। चलिए, और हम किसी के दबाव में मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे। अग्रवाल साहब, आप बहुत अच्छी बात है। पूरा देश आज एक सवाल का जवाब जानने को बड़ा आतुर है। देश एक सवाल का जवाब जानने को बड़ा आतुर है कि कांग्रेस को जनता ने वोट क्यों दिया। जी, इस सवाल का जवाब हमें तो कम से कम नहीं मिल पा रहा, आप दे दीजिए। कांग्रेस को जनता ने इसलिए वोट दिया, नहीं, ये सवाल बहुत क्लियर है। जनता को समझ में आ गया है कि कांग्रेस ही एक स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएगी, और कांग्रेस ही एक पार्टी है जो कि प्रशासन में दक्ष है, प्रशासन को सुचारू रूप से चला सकती है। वो जनता ने उसको चुना। पिछली बार एक पार्टी को चुना, उनसे वो सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने फैसला अपना सही कर लिया। पिछली बार का फैसला जो उनका गलत था उसको सही कर लिया। नकवी साहब, मैं यहाँ पर आपको इसलिए जोड़ना चाहूंगा, जो सीएलपी लीडर की बार बात हो रही है। मुझे याद है उत्तराखंड के मामले में ज्यादातर विधायक हरीश रावत के पीछे एकजुट थे और उन्होंने प्रदर्शन भी किया उनके घर पे जाके, लेकिन अल्टीमेटली किसको बनाया गया? तो यहाँ भी आपको लगता है चॉइस जनपद की होगी, चाहे कोई कितना भी हल्ला। जाहिर सी बात है कि पार्टी हाईकमांड है, उसकी चॉइस होती है और उसकी चॉइस प्रिवेल भी करती है, और कई बार नए लोगों को मनाने के लिए वो प्रेशर भी डाला जाता है। उत्तराखंड ये कांग्रेस की ताकत भी है, ये मतलब सभी पार्टियों में होता है, मतलब ये बीजेपी में भी होता है। सभी में तो नहीं होता है, खासकर इन दोनों पार्टियों में होता है। और यही कि ट्रेजेडी तो यही है कि आप ठीक है, आपको सिंपल बहुमत मिला है, एक स्वीपिंग बहुमत नहीं है, पर फिर भी आप यहाँ पे लीडरशिप के सवाल पे कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, उस पे जो है जंग हो रहा है। लेकिन बाकी पार्टियों में मुख्यमंत्री को लेकर के कोई विवाद होता ही नहीं है। एक ही नेता होता है, लेकिन एक सच्चाई है, जितनी मेहनत सिद्धरमैया ने की। आप समाजवादी पार्टी में कौन बन सकता है? या तो मुलायम सिंह जी बनेंगे या उनके बेटे बनेंगे, तीसरा कोई उम्मीदवार ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि जेडीएस को बहुमत मिल जाता तो वहां पर कुमारस्वामी के अलावा कोई उम्मीदवार ही नहीं है। चॉइस है हिंदुस्तान। वो तो पार्टी विशेष की बात छोड़ दे, यही तो पार्टी है जहाँ तथाकथित तौर पर बहुत सारे नेता होते हैं। लेकिन जितनी मेहनत सिद्धरमैया ने की, शायद ही कर्नाटक में किसी और कांग्रेस नेता ने की, तो सबसे बड़ा स्टेक तो सिद्धरमैया का है। अगर देखा जाए पीसीसी प्रेसिडेंट भी स्टेक कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी स्टेक लगा रहे हैं। ये तो ट्रेजेडी है, इसमें कोई लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे को मालूम है कि 2014 के बाद में मंत्री बनूं ना बनूं, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे लगा। जो इनफाइटिंग टिकट बंटवारे के समय दिख रही थी, वही मुख्यमंत्री जो है अभी आपको मुख्यमंत्री। और अभी ये जानकारी आई है कि सीएलपी की बैठक, जिसे कथित तौर पर कहा जा रहा है कि उसके बाद ही तय होगा कि आखिरकार नेता कौन होगा विधानसभा का और कौन बनेगा एक तरह से मुख्यमंत्री। इसके बारे में मीटिंग कल होनी है, और कांग्रेस की सीएलपी की मीटिंग कल होनी है राज्य में। तो जाहिर सी बात है इसके बाद नाम सामने आएंगे, लेकिन क्या वाकई में एक ही मीटिंग में यह नाम सामने आ जाता है, ये भी सोचने वाली बात होगी।